हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पाहवा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को कर रहे थे एंड आज हम अपने इस सेशन में यूनिट नंबर 7 के एमसीक्यूज़ को करेंगे एंड इस यूनिट का नाम है आपका एस्टिमेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग I would request all of you to please subscribe to our channel JIBCAIB Prep for all the upcoming content related to these examinations, and also join the Telegram group using this QR code for all the upcoming updates, links, and PDF related to the sessions conducted on this channel. So now let's start with the topic. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो क्वेश्चन हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एस्टिमेशन। जो हम क्रेडिट एस्टिमेशन करते हैं बैंकिंग में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसेस द रीपेमेंट एबिलिटी ऑफ बोरोवर्स। यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। हम क्रेडिट एस्टिमेशन जो बैंकिंग करते हैं वो इस वजह से ही करते हैं कि हमें देखना होता है जो हमारा बोरोवर है उसकी एबिलिटी है भी रीपेमेंट करने की या नहीं। अगर उसकी एबिलिटी नहीं होगी तो हम उसको लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। अगर उसकी एबिलिटी होगी रीपे करने की तभी हम लोन सैंक्शन करेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आया है, इंडिया आपसे कहता है द टर्म प्रोविजनिंग इन क्रेडिट एस्टिमेशन रेफर्स टू। जो प्रोविजनिंग का टर्म है क्रेडिट एस्टिमेशन में, ये क्या बताता है? सेटिंग असाइड फंड्स फॉर एंटिसिपेटेड लोन लॉसेस। यही है आपका करेक्ट आंसर। आपको एक प्रोविजन बना के चलना पड़ता है हमेशा से बैंकिंग सिस्टम में। क्यों? ताकि आप ये जान पाएं कि जो एक एंटिसिपेटेड लॉस हमारे हो सकते हैं, लोन जो हमने दिया है बरोवर को अगर उसने रीपे नहीं किया तो वो बैंक के लिए एक लॉस है। उस लॉस के लिए आपको प्रोविजन बना के चलना पड़ता है, एक फंड साइड में रखना पड़ता है ताकि अगर हम ये लॉस को रिकवर नहीं कर पाए तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में कोई भी इशू ना क्रिएट हो। इसलिए हम हमेशा से एक फंड को साइड रख के चलते हैं एंड उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोविजनिंग कहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल लॉसेस ऑन अ लोन। जो एस्टिमेटेड हमारे पोटेंशियल लॉस हैं उनको हम कौन से मेथड से निकालते हैं? तो वो हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मेथड, जिसे हम पीडी मॉडल भी कहते हैं। एंड इसका भी एक क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपने डिफॉल्ट अमाउंट को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड इन। यहाँ पे इन आपका छूट गया है तो मैं इन आपका मैनुअली लिख देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। जो आपका क्रेडिट रिस्क का एक फैक्टर है, एस्टिमेट जो आप करते हैं उसका कौन सा फैक्टर नहीं है? क्रेडिट सोर्स ऑफ द बोरोवर, कोलेटरल वैल्यू, पॉलिटिकल रिस्क, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्टॉक मार्केट में क्या निफ्टी का वैल्यू चल रहा है, क्या सेंसेक्स का वैल्यू चल रहा है, इससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारा क्रेडिट रिस्क कितना है। वो तो हमें क्रेडिट स्कोर ऑफ बोरोवर से पता चलेगा, उसकी कोलेटरल की जो वैल्यू दे रहा है उससे हम अपना क्रेडिट रिस्क निकाल सकते हैं और पॉलिटिकल रिस्क से हम निकाल सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम किसी भी तरीके से ये नहीं बता सकते कि हमारा जो एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क है वो अराउंड किस अमाउंट के बैठेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ वार वैल्यू एट रिस्क इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए एस्टिमेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, नहीं। मेजरिंग द पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू क्रेडिट रिस्क, नहीं। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर लोन, नहीं। एस्टिमेटिंग द मार्केट रिस्क एक्सपोजर, यस। यही होता है आपका वैल्यू एट रिस्क। जो आपकी मार्केट का एक्सपोजर है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस वैल्यू को निकालते हुए को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एट रिस्क। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपसे कहता है इन अ रिस्क बेस्ड एस्टिमेशन अप्रोच अ हाई रिस्क बोरोवर वुड टिपिकली हैव। जो आपका एक हाई रिस्क बोरोवर होगा उसके पास क्या होगा? अ लोअर वेटेड एसेट, अ लोअर रिस्क वेटेड एसेट, नहीं। अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, यस। अगर उसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होगा तभी वो हमारे लिए क्या होगा? एक हाई रिस्क बोरोवर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यही मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सपेक्टेड लॉस हम कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड लॉस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक।
हम पहले उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे हम। तो वो क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेटेड लॉस इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस लॉस गिवन एट डिफॉल्ट। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका फॉर्मूला एक्सपेक्टेड लॉस का। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बैंक है, उसने बताया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो है 0.05, लॉस गिवन एट डिफॉल्ट है आपका एलजीडी जो है वो है 60%, और आपका लोन अमाउंट है कितना 10 lakhs। तो आपको एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है, तो सबसे पहले आप लोन अमाउंट लिखेंगे वो कितना है 10 lakhs। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है 0.05, 1 - LGD 60% को आप लिख जाएंगे 6/100। इसे अगर आप पॉइंट में लेके आएंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या हो गया 0.6, यानी इंटू 0.6। तो अब आपका ये कितना निकला 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब देखिए इसे अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो कितना आएगा, आप सबसे पहले कैलकुलेटर पे लीजिए 10 लाख, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 0.05, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आपको आंसर कितना देगा 20,000। इसलिए आपका 20,000 आंसर बनेगा। अगर ये आपके ऑप्शंस में होगा तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन टिक करना होगा, अदरवाइज आपको ये मैनुअली टाइप करके बताना होगा कि 20,000 है हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो बैंक है उसका लोन पोर्टफोलियो कितना है 50 लाख, और उसका क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कितना है 4%। तो कितना टोटल रिस्क प्रीमियम होगा पोर्टफोलियो पे, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सीधा परसेंट निकाल देंगे। टोटल हमारा पोर्टफोलियो कितना है 50 लाख है, 4% हमारा रिस्क का होता है, तो रिस्क प्रीमियम होता है, तो टोटल क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%, यानी 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/100। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 होता है, उसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो आप और लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया 2 लाख आ गया आपके पास। अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप 2 लाख को टिक करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसे मैनुअली टाइप करके अपना आंसर दिखा देंगे। एंड इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका एस्टिमेशन के जितने भी एमसीक्यूज थे वो यहीं एंड होते हैं। ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको जब हमने कॉन्सेप्चुअल सीरीज में किया था तो भी ये बहुत जल्दी एंड हो गया था, एंड इसके ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी नहीं होते, इसलिए जितने भी इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस थे वो हमने आज की इस वीडियो में कर दिए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन योर रिव्यूज एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल JIB CIB Prep for all the upcoming content related to these examinations. Thank you so much everyone for attending this session.